दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी बाइक की जिसको चलाकर अक्सर यही लोग कहते हैं कि बाकी गाड़ियां लोगों की बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है, पर ये बाइक आपकी सोल को, आपकी आत्मा को मूव करती है। कई सारे लोगों के लिए इसकी आवाज़ रोड पर काफ़ी इरिटेटिंग भी होती है, पर यही आवाज़ कुछ लोगों में जान भर देती है। ये कहानी है कई सारे बाइकर्स की चहेती रॉयल एनफील्ड की। रॉयल एनफील्ड इस दुनिया का मोटरसाइकिल्स का सबसे पुराना ब्रांड है। जॉर्ज टाउनसेंड ने 1851 में इंग्लैंड के रेडिच शहर में सिलाई के लिए सुई बनाने का काम शुरू किया। 1882 में इनके बेटे ने साइकिल मैन्युफैक्चरर्स के लिए साइकिल के पार्ट्स बनाना शुरू किए और फिर 1886 तक टाउनसेंड और इकोसिस नाम से साइकिल्स को मैन्युफैक्चर करके बेचना शुरू किया। पर 1891 में इसको एक फाइनेंशियल क्राइसिस देखना पड़ा और ये कंपनी पूरी तरह से गिर गई। और इस डूबती हुई कंपनी को एल्बर्ट एडी और बॉब वॉकर स्मिथ ने 1892 में खरीद दिया और इस कंपनी को फिर जाना जाता था एडी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड के नाम से। और फिर इस कंपनी ने एनफील्ड टाउन की रॉयल स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री के फायर आर्म्स के पुर्जे सप्लाई करने का भी कॉन्ट्रैक्ट जीत लिया और उसे एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में बदल दिया। पर साइकिल्स का काम चलता रहा और उनकी पहली साइकिल स्मिथ ने डिज़ाइन की, जिसे कुछ सालों बाद रॉयल एनफील्ड का नाम दिया गया और उसे मेड लाइक अ गन का टैग दिया गया क्योंकि वो एक आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में बनी थी। चलो तुमको एक ज्ञान की बात बताते हैं। 1898 में पहली मोटर से चलने वाली साइकिल का डिज़ाइन हुआ जिसे क्वाड्री साइकिल के नाम से जाना गया, यानी 4 पहियों से चलने वाली साइकिल। अब वक्त आया पहली मोटरसाइकिल को लॉन्च करने का, पर उसको लॉन्च करने से पहले क्वाड्री साइकिल को काफ़ी टेस्ट किया गया, काफ़ी रिसर्च किया गया और हज़ारों मीलों का ट्रायल भी कंप्लीट किया गया। और 1901 में स्मिथ ने एक फ्रेंच डिज़ाइनर के साथ मिलकर अपनी पहली मोटरसाइकिल डिज़ाइन की। बेल्जियम के मिनर्वा कंपनी का इंजन इस मोटरसाइकिल में यूज़ किया गया था क्योंकि बेल्जियम उस समय इंजन बनाने में सबसे आगे था। पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से ये पूरी इंडस्ट्री ही डूब गई। 1902 में एनफील्ड ने मोटर कार्स बनाने में डाइवर्सिफाई किया जो कि एक सिंगल सिलेंडर इंजन से चलती थी और 1906 में मोटर कार्स वाली डिवीजन को एक सेपरेट कंपनी में यानी एनफील्ड ऑटो कार कंपनी लिमिटेड में रजिस्टर कर दिया गया। पर इसको 1.5 साल के अंदर फिर से लॉस होने लगा। मैं फिर से फेल हो गया और फिर इसको बर्मिंघम की एक इंजीनियरिंग कंपनी ऑल डेज एंड अनियंस ने खरीद लिया। पर रॉयल एनफील्ड साइकिल कंपनी अभी भी सेपरेटली रन होती रही, पर 1907 में इसको भी लॉसेस होने लगे तो उसको बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स कंपनी ने अब्सॉर्ब कर लिया। मतलब सभी डिविजन्स में लॉसेस होने लगे और इतने लॉसेस के बाद भी किसी ना किसी ने इसको आके एक्वायर कर लिया। क्यों? क्योंकि इतने साल के एग्जिस्टेंस के बाद इस कंपनी का एक नाम था। खाली आप पे बैठ ले रहे हैं, आपका बिजनेस तो कुछ है नहीं। पर बर्मिंघम स्मॉल आर्म्स के एक्वायर करने पर भी एडी और स्मिथ को डायरेक्टर्स की पोजीशन रिटेन करने को मिली और उन्होंने उसमें मिलिट्री राइफल्स, स्पोर्टिंग राइफल्स, साइकिल्स, साइकिल कंपोनेंट्स, मोटरसाइकिल्स और मोटर कार्स बनाने शुरू किए। और 1910 में पहली बार मोटरसाइकिल्स के लिए बुलेट नाम का शब्द इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते इस कंपनी ने ब्रिटिश वॉर डिपार्टमेंट यानी मिलिट्री के लिए मोटरसाइकिल्स बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी लिया और कहीं आइकॉनिक मॉडल्स लॉन्च किए। इनफैक्ट डिज़ाइन किए गए बाइक्स को वॉर के टाइम पैराशूट्स द्वारा वॉर जोन्स में भी उतारा गया। इस आइडिया से इंस्पायर होकर नाइनटीन 1955 में इस कंपनी ने मद्रास मोटर वर्क्स के साथ कोलैबोरेट किया और एक चेन्नई में प्लांट सेटअप करके 350 सीसी के मोटरसाइकिल्स मैन्युफैक्चर करने शुरू किए। इस कंपनी को अपना सबसे पहला ऑर्डर इंडियन आर्मी की तरफ से आया, जिन्होंने आर्मी के लिए 500 मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर दिया और अब सरकार ने पुलिस के लिए भी इसी बाइक को चुना। लोगों के बीच भी इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी, पर इस कंपनी को अभी भी कुछ झटके झेलने बाकी थे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी काफ़ी कुछ होना बाकी था। 1966 में उनकी हिस्ट्री का सबसे बुरा दिन था क्योंकि उनकी ब्रिटेन की फैक्ट्री लॉसेस के कारण बंद हो गई और इसे डेवलपर्स को बेच दिया गया। पर इंडिया में अभी थोड़ी स्टेबिलिटी हासिल हुई ही थी और अब चेन्नई में बने जा रहे मोटरसाइकिल्स को भी यूरोप में एक्सपोर्ट किया जा रहा था
और अब जयपुर में भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल गया था। 1990s तक ये इंडियंस के बीच और काफ़ी फॉरेन कंट्रीज़ में भी पॉपुलर हो गई। लोग अब इससे इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे थे, पर फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी को स्केल करना हमेशा से एक स्ट्रगल रहा। और फिर उन्होंने एक ऑटोमोटिव कंपनी ईकर मोटर्स के साथ कोलैबोरेट किया और 1994 में उसकी सब्सिडरी बनकर मर्ज हो गए। पर 2000 में ईकर मोटर्स को भी घाटा हुआ और उन्होंने अब इसे बेचने का सोचा। अब आप सोचिए, एक कंपनी 100 साल से ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, अलग अलग प्रोडक्ट्स ट्राई कर लिए, अलग अलग लोकेशन में बिजनेस कर लिया, अलग अलग नाम से बिजनेस कर लिया, बहुत सारे लोगों ने इसे आके एक्वायर कर लिया, पर ये कंपनी हमेशा डूबने के कगार पे आ जाती है। इसे कभी सही मार्केटिंग नहीं मिली, इसको सही तरीके से कभी स्केल नहीं किया गया, पर लकीली कभी भी इसके गेट पर ताला नहीं लगा। और तभी मिस्टर विक्रम लाल, जो कि ईकर के हेड थे, उनके बेटे मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने उनसे 2 साल का टाइम मांगा इसे एक प्रॉफिटेबल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए। आप बस हमको थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम बस एक ट्राई मारना चाहते हैं। जो साल भर में कुछ नहीं हुआ ना, तो आप जैसा चाहते हैं वैसा करेंगे। और फिर सिद्धार्थ ने सबसे पहले इसके जयपुर डिवीजन को बंद कर दिया और डीलर डिस्काउंट्स को भी खत्म कर दिया, जिससे काफ़ी लॉस लिमिट हुआ। इससे जस्ट पहले सिद्धार्थ ने चेन्नई में एक नया प्लांट खोला था जो साल में 3 लाख मोटरसाइकिल्स बनाता था, और आने वाले कई साल में उन्होंने बहुत सारे मॉडल्स लॉन्च किए। इस ब्रांड की मार्केटिंग पे अब बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया और राइडर्स के लिए बहुत सारे राइड्स भी ऑर्गेनाइज किए गए। इन सभी मूव्स की वजह से रॉयल एनफील्ड अब एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लगा। आज इसके नए CEO मिस्टर बी गोविंदराजन हैं। Hey guys, thank you so much for watching that video. If you liked it, please hit the like, share and subscribe button down below. अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई भी स्टोरी करें, so please do let us know in the comments below. We'll be more than happy to do so. We'll see you in the next episode. Till then, take care. Goodbye.